हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग न्यूमेरिकल प्रश्नों को देखेंगे। पीछे थियरी में बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं जिसको हम लोग को करना चाहिए था, लेकिन हम लोग नहीं किए हैं। तो न्यूमेरिकल्स में आपको जो न्यूमेरिकल्स बताए जाएंगे उसमें से उसके आधार पे अदर क्वेश्चंस को आप ट्राई करेंगे। यदि कुछ उसमें नहीं समझ में आएगा तो उसको निसंकोच जो है व्हाट्सएप, SMS या जैसे भी संभव हो आप उसको पूछेंगे, फिर उसको बता दिया जाएगा। जैसे एक प्रश्न है वैद्युत चालन से संबंधित चैप्टर से कि हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर प्रति सेकंड 6 × 10⁻18 चक्कर लगाता है। वृत्तीय पथ में धारा का मान ज्ञात कीजिए। हम सभी लोगों को पता है कि हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक में एक प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन नहीं होता है, और इलेक्ट्रॉन जो है इसके चारों ओर वृत्तीय कक्षा में चक्कर लगाता है। एकल इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है, इस हाइड्रोजन परमाणु का इलेक्ट्रॉन जो है 1 सेकेंड में, प्रति सेकंड 1 सेकेंड में इतना चक्कर लगा रहा है। तो ये हो जाएगा राउंड पर सेकेंड, चक्कर प्रति सेकेंड। 1 सेकेंड में किए गए चक्रों की संख्या को या दोलनों की संख्या को हम लोग कहते हैं आवृत्ति। तो यहाँ पे ये जो प्रश्नानुसार दिया हुआ है चक्कर या राउंड प्रति सेकेंड, ये दिया हुआ है 6। इसी को हम लोग आवृत्ति के तौर पे ले लेंगे तो ये हो जाएगा हम लोगों को 6 × 10⁻18। अब इतना चक्कर इसका हो रहा है तो परिपथ में धारा कितनी होगी? धारा का सूत्र क्या होता है? किसी भी परिपथ में धारा की जो वैल्यू होती है उसमें आवेश प्रवाह के समय दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न में एकदम स्पष्ट दिया हुआ है कि 1 सेकेंड में इतना चक्कर लगाता है। तो यहाँ जो है t की वैल्यू दिया हुआ है 1 सेकेंड, और 1 सेकेंड में क्या, तो I = Q। 1 सेकेंड में I = Q, और Q क्या होता है? N × E। Q हो जाता है N × E। तो यहाँ से हम लोग I का मान निकाल लेंगे, और I का मान हो जाएगा N मीन्स 6 × 10⁻18, और E मतलब एक इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 × 10⁻19। ये एक इलेक्ट्रॉन का आवेश हो गया, और उधर जो है क्या हो गया, ये हो गया 1 सेकेंड में किए गए चक्रों की संख्या। सीधे इसका गुणा करा दें तो हम लोगों को इसमें बहने वाली धारा का मान जो है एम्पियर में प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ 1.6 है, यहाँ 6 है, तो 1.6 × 6 मीन्स 96, 16 36 96, और ये हो जाएगा × 10⁻18 - 19। तो यहाँ आएगा 10⁻−1, ये 9.6 है, तो I की वैल्यू हो जाएगी 0.96 एम्पियर। ये टेक्निकल से थोड़ा सा और जल्दी और बढ़िया से लग जाएगा, नहीं तो इसके अतिरिक्त किसी अन्य विधि से हम लोग इस प्रश्न को अगर करने की कोशिश करेंगे तो उसमें समय अधिक लगेगा, बस और कुछ नहीं है। और भी विधियों से इस प्रश्न को किया जा सकता है, बट ये तरीका जो एकदम सिंपल और सरल तरीका है कि यहाँ पे जो दिया हुआ है कि प्रति सेकंड चक्रों की संख्या यहाँ जो दिया हुआ है, इसका अर्थ ये हुआ कि इतने इलेक्ट्रॉन 1 सेकेंड में नाभिक के चारों ओर, इतने इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर एक चक्कर लगावें, या 1 सेकेंड में एक इलेक्ट्रॉन इतना चक्कर लगा। दोनों का परिमाण जो होगा वो बराबर होगा, उसके अकॉर्डिंग यहाँ काम करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे परिपथ में विद्युत धारा की मात्रा मिल जाएगी 0.96 एम्पियर। × 10⁻18 और हाँ ठीक है, ये प्रश्न है। इसी पाठ में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो कि बोर्ड परीक्षा में, अदर कंपटीशन में भी पूछते रहते हैं। उन प्रश्नों में जैसे एक प्रश्न है हमारे पास, एक तांबे के वोल्टामीटर में 3.2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है।
एक क्वेश्चन है कि एक तांबे के वोल्टा मीटर में 3.2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। अब प्रश्न का आगे का भाग है, कैथोड पर प्रति मिनट निक्षेपित होने वाले, कैथोड पर प्रति मिनट निक्षेपित होने वाले कॉपर आयनों की, प्रति सेकंड निक्षेपित होने वाले कॉपर आयनों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। कॉपर आयन में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न को थोड़ा सा ध्यान से देखिए। तांबे के वोल्टामीटर में 3.2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। 3.2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है का मतलब क्या कि एक सेकंड में 3.2 कूलाम आवेश जो है उस कैथोड पे क्या हो रहा है, निक्षेपित हो रहा है, अवक्षेपित हो रहा है। 3.2 कूलाम आवेश जो है प्रति सेकंड जो है कैथोड पे निक्षेपित हो रहा है, अर्थात कैथोड पे जाके वो इलेक्ट्रॉनों को क्या कर रहे हैं, अवशोषित कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोगों के पास है I इक्वल टू 3.2 एम्पियर, और जो हम लोगों का सूत्र होता है I इक्वल टू क्या होता है, Q/T। यहाँ से Q की वैल्यू मिल जाएगी I इंटू टी। हम लोग कितने समय में मात्रा निकालना है, हम लोग को निकालना है प्रति मिनट। तो यहाँ T की मात्रा जो है प्रति मिनट है, तो प्रति मिनट मतलब कितना, T बराबर 60 सेकेंड भी दिए हुए हैं। एक मिनट में इतनी धारा बह रही, प्रति सेकंड नहीं, प्रति मिनट इतनी धारा बह रही है, अर्थात एक मिनट में 3.2 कूलाम आवेश जो है निक्षेपित हो रहा है। अर्थात कॉपर परमाणुओं से जाके इतने इलेक्ट्रॉन, कॉपर परमाणु से इतने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं कि उसके तुल्य जो है धारा की मात्रा जो है 3.2 एम्पियर हो जाती है। तो मतलब इसका सीधा ये है कि एक मिनट में 3.2 कूलाम आवेश जो है वहाँ से निक्षेपित हो रहा है। और यदि इलेक्ट्रॉन की संख्या n हो, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या n हो तो यही Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q इक्वल टू हो जाएगा n इंटू ई। अब यहाँ पे जो ये आवेश की मात्रा और यहाँ जो आवेश की मात्रा है, दोनों मात्राएं समान है। अगर एक ही वोल्टामीटर पर हम लोग काम कर रहे हैं लोग तो यहाँ से हो जाएगा क्या, यहाँ से हो जाएगा NI इज इक्वल टू IT, अर्थात यहाँ से मिल जाएगा मुक्त हुए इलेक्ट्रॉनों, कॉपर के परमाणु से मुक्त हुए कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या मिलेगी हम लोगों को यहाँ पे। N इज इक्वल टू IT बाई E। I मीन्स 3.2 इंटू कुछ नहीं, T मीन्स 60 बाई E मतलब 1.6 इंटू 10⁻⁻90। ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉनों की संख्या, कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो इसकी वैल्यू अगर निकालें हम लोग, तो इसका भाग अगर इसमें करें तो 2 आएगा, और 2 का इसमें गुणा करें तो 120 हो जाएगा, सीधे सीधे 10⁻19 हो जाएगा। ये हो गया। इतने इलेक्ट्रॉन जो है प्रति मिनट जो है कॉपर से आयन के रूप में बदलेंगे, अर्थात कॉपर से प्रति मिनट इतने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। अब इसमें यहाँ पे जो तत्व दिया है वह कॉपर का तत्व दिया है, और एक कॉपर परमाणु जब आयन में बदलता है तो अपने में से 2 इलेक्ट्रॉन मुक्त करता है। फिर एक बार ध्यान सुनेंगे, कॉपर का परमाणु अगर आयनित होता है तो कॉपर का परमाणु अपने आयनित होने की प्रक्रिया में एक कॉपर परमाणु 2 इलेक्ट्रॉनों को मुक्त करता है।
तो कुल इतने इलेक्ट्रॉन मुक्त हो रहे हैं। इसलिए कॉपर आयनों की संख्या अगर हम निकालना चाहें, कॉपर आयनों की संख्या, तो ये सीधे हो जाएगा n/2, क्योंकि एक परमाणु से 2 इलेक्ट्रॉन मुक्त हो रहे हैं, कुल इतने इलेक्ट्रॉन मुक्त हो रहे हैं। तो एक परमाणु से जब 2 इलेक्ट्रॉन मुक्त हो रहे हैं तो कुल परमाणुओं की, कॉपर के कुल परमाणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी? तो कॉपर के कुल परमाणुओं की संख्या मतलब मुक्त हुए कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या में क्या करेंगे, 2 का भाग कर देंगे, और इसमें 2 का भाग करेंगे हम लोग तो मिल जाएगा हम लोगों को 10⁻19। इतने कॉपर के परमाणु जो है प्रति मिनट आयनित होंगे या अथवा आयन में परिवर्तित होंगे। तो ये प्रश्न हुआ। अब इस पर इसके अतिरिक्त इसमें आपको वैद्युत चालन में इस पाठ पे भी बहुत सारे प्रश्न मिलेंगे। जैसे किसी परिपथ में बहने वाली वैद्युत धारा की मात्रा NEAVD, किसी वैद्युत परिपथ में बहने वाली वैद्युत धारा की मात्रा का मान कैसे निकालते हैं? तो वह होता है NEA/VD। इसमें N एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, E एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, और A है उस तार का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल, VD है उसमें चलने वाले इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग। तो इन सब राशियों में से कुछ आपको इस तरह से दिया जाएगा, 1 2 3 4 5 राशियाँ हो रही हैं। तो इनमें से 4 राशियों का मान देके बहुत सारे प्रश्न इस पे बनते हैं, जिसमें 4 राशियों का मान हमको पता होता है और उसके आधार पर हम लोग 5वें राशि का मान जो है क्या करते हैं, ज्ञात कर लेते हैं। इसके बाद हम एक प्रश्न बताना चाहेंगे आप लोगों को, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न भी माना जाता है भी, वो कंपटीशन वगैरह में भी बहुत पूछते रहते हैं। प्रश्न देखिए, प्रश्न है, एक बेलनाकार तार को खींचकर उसकी लंबाई में एक बेलनाकार तार को खींचकर उसकी लंबाई में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो प्रतिरोध में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। कुछ ऐसा ही होगा। तो प्रतिरोध में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। तो प्रतिरोध में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। इस तरह के प्रश्न आपको बहुत सारे मिलेंगे और ये प्रश्न खुद ही 4-5 बार बोर्ड की परीक्षा में पूछा गया है, खुद ये पूछा गया है। और इसके अतिरिक्त यहाँ 10% की जगह 20%, 25%, 50% करके भी इस प्रश्न को पूछा जाता है। या प्रतिशत को हटा के किसी तार को खींच के उसे 2 गुना लंबा कर दें, 5 गुना लंबा कर दें, इस तरह से भी इस प्रश्न को पूछा जाता है बोर्ड की परीक्षाओं में। तो फर्स्ट ईयर में हम लोग पढ़े हैं पायसन अनुपात में, प्रत्यास्थता वाले पाठ में, कि किसी भी धातु या प्रत्यास्थ वस्तु के तार को, बेलन को यदि लंबाई में बढ़ाया जाता है तो इसके अनुप्रस्थ क्षेत्रफल में कमी आती है। अगर लंबाई में वृद्धि करेंगे तो इसकी मोटाई में क्या होता है, मोटाई में कमी आता है। ये तार जो है सिकुड़कर और पतला हो जाता है। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में तार के आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो वेरिएबल क्वांटिटीज़ इसमें कौन कौन सी हो रही हैं, जैसे कि ये तार का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल है और प्रारंभिक अनुप्रस्थ क्षेत्रफल बदलेगा, यानी कि पहले क्षेत्रफल हम लोग A मान लें तो क्षेत्रफल बदल के A' हो जाएगा। ऐसे प्रारंभिक लंबाई L माने तो नई लंबाई बदल के L' हो जाएगी। और अगर किसी तार के तार के प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है, तार के प्रतिरोध का सूत्र होता है R = ρ×L/A। किसी भी तार के प्रतिरोध का फार्मूला R = ρ×L/A, जहाँ ρ उस तार की विशिष्ट प्रतिरोध, L लंबाई और A जो है अनुप्रस्थ क्षेत्रफल होता है।
तो इस प्रश्न को या इस तरह के प्रश्न को जिसमें प्रतिशत वृद्धि दिया हो, इस जैसे कि इसमें 10% दिया हुआ है, 20% हो सकता है, 2 गुना 3 गुना हो सकता है, इन तरह के सभी प्रश्नों में क्या करते हैं हम लोग, इस तरह के सभी प्रश्न में हम लोग तार की प्रारंभिक लंबाई, माना तार की प्रारंभिक लंबाई इसको हटाते हैं, माना तार की प्रारंभिक लंबाई को चलिए हम L लेते हैं तथा अनुप्रस्थ क्षेत्रफल चाहिए, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल इसको हम लोग A मानते हैं, और विशिष्ट प्रतिरोध को भी हम लोग मान लेते हैं रो। तो तार का प्रतिरोध कितना हो जाएगा, तार का प्रतिरोध हो जाएगा हमारा R = रो इंटू L/A। अब निश्चित है इस सूत्र को देखने से पता चल रहा है कि उसी तार का यदि लंबाई और अनुप्रस्थ क्षेत्रफल बदलेगा तो उस तार का प्रतिरोध भी निश्चित रूप से बदलेगा। कितना प्रतिशत बढ़ेगा घटेगा उसी चीज़ को हम लोगों को याद करना है। तो इसमें इस प्रश्न को हल करने का ट्रिक क्या है कि हम लोगों को पता है कि जब इसको हम लोग खींचेंगे तो लंबाई बढ़ेगा, लंबाई बढ़ेगा तो मोटाई घटेगा, मोटाई घटेगा लंबाई बढ़ेगा। लेकिन इसमें एक ऐसा वो है राशि है जो नहीं बदलेगा, वह राशि है इसका आयतन। चाहे हम इसको खींच के जितना हो भी लंबा क्यों न कर लो या दबाकर कितना हो छोटा भी क्यों न कर दिया जाए, लेकिन इसके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि चूँकि तार का आयतन अपरिवर्तित रहता है, क्योंकि तार में से काट के कुछ निकाला नहीं जा रहा है, तार में कुछ जोड़ा नहीं जा रहा है, इसलिए तार का कुल आयतन अपरिवर्तित रहता है। इसलिए प्रारंभिक आयतन बराबर अंतिम आयतन, जहाँ A डैश और L डैश तार को खींचने के बाद इसका अनुप्रस्थ क्षेत्रफल और नई लंबाई है। यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं कि A/A डैश = L डैश बाई L। A/A डैश यहाँ लाएं, L को L डैश के नीचे ले जाएं, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। और नया प्रतिरोध क्या होगा, नया प्रतिरोध हो जाएगा इस तार का R डैश, ये हो जाएगा रो इंटू L डैश बाई A डैश। तो देखिए रो जो तार पहले था तार वही अब भी है, अर्थात तार को नहीं बदला गया मतलब विशिष्ट प्रतिरोध में कोई परिवर्तन नहीं होगा। परिवर्तन होगा इसके प्रतिरोध में, R से बदल के R डैश हो गया, लंबाई और अनुप्रस्थ क्षेत्रफल बदल गया। अब यहाँ से हम लोग इस तार का नया प्रतिरोध निकाल सकते हैं, और इस तार का अब नया प्रतिरोध हो जाएगा, यहाँ से निकालेंगे हम लोग, इसलिए R डैश बाई R। समीकरण 3 में समीकरण 1 का सीधे भाग कर दें तो रो इंटू L डैश बाई A डैश और रो इंटू L बाई A, इस रो से रो कट गया, यहाँ हो गया L डैश बाई L इंटू A बाई A डैश, L डैश बाई A डैश, L डैश बाई A डैश, हर का हर जो है अंश में जाएगा तो A बाई L। और समीकरण 2 में हम लोग निकालें L डैश बाई A डैश का मान कितना, या A बाई A डैश का मान कितना, L डैश बाई L, तो ये R डैश बाई R, ये R डैश बाई R ही निकल रहा है। अब समीकरण 2 से हम लोग बदलना चाहेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, A बाई A डैश के जगह पे लिखें तो L डैश बाई L इंटू L डैश बाई L, तो हो जाएगा L डैश का होल स्क्वायर बाई L डैश का होल स्क्वायर बाई L। ये हो गया तार का नया प्रतिरोध। अब यदि हम लोग L डैश अगर हम लोग ज्ञात कर लें कहीं से, L डैश क्या है, तो ये इधर मिटाते हैं, जो लिखा गया ये आप लोग लिख लिए होंगे। नई लंबाई कितनी हो रही है, नई लंबाई का मान हम लोग निकाल के रख दें, अब काम हो जाएगा। नई लंबाई, तो नई लंबाई पुरानी लंबाई धन L का 10%, यानी कि L प्लस L इंटू 100/10, गलत 10/100,
प्रतिशत 10%, 10%, 0 से 0 कटा 1/10, इसको जोड़ेंगे लो तो एल डैश का मान हो जाएगा कितना, एल डैश का मान हो जाएगा 10 से कम 10 1 11 11 l/10। और इस मान को उठा कर रख देंगे तो हम लोगों को सीधे सीधे नया प्रतिरोध मिल जाएगा। इसलिए R डैश बाई R इज इक्वल टू एल डैश बाई एल, मतलब एल डैश बाई एल। एल डैश बाई एल का मान निकाल सकते हैं यहाँ पे हम लोग, एल डैश बाई एल का मान निकाल सकते हैं, ज़्यादा अच्छा तो वही होगा। ये एल डैश बराबर है 11l/10, यहाँ से मिल जाएगा एल डैश बाई एल का मान निकल जाएगा 11/10। आगे ठीक है। और यहाँ पे जो निकला था एल डैश बाई एल का होल स्क्वायर होगा ना, एल डैश का गुणा होगा तो ये एल डैश स्क्वायर, और एल का एल में होगा तो ये होल स्क्वायर होगा। तो ये होगा एल डैश बराबर नहीं। अब इस मान को उठा के उसमें रख दिया जाए तो क्या हो जाएगा, R डैश बाई R इज इक्वल टू एल डैश बाई एल का होल स्क्वायर, यानी कि 11/10 का होल स्क्वायर। ये 11 का वर्ग करेंगे तो 121, अब बटे 10 का वर्ग करेंगे तो 100। तो यहाँ से R डैश का मान मिल जाएगा हम लोग को, R डैश का मान मिल जाएगा कितना, 121/100 का R, यानी कि ये लगभग कितना गुना, 12.1 गुना बढ़ेगा। इसको आप दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं। कैसे, डेल्टा R निकाल लीजिए। डेल्टा R मतलब R डैश माइनस R, और ये आ जाएगा कितना, 21/100 R। 21/100 R डैश माइनस R करेंगे तो 121/100 R आएगा। अब प्रतिरोध में प्रतिशत वृद्धि कितना होगा, क्योंकि फाइनली हम लोगों को प्रतिरोध में प्रतिशत वृद्धि ही निकालना था। प्रतिरोध में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। तो प्रतिरोध में प्रतिशत वृद्धि का मान कितना होगा, तो ये हो जाएगा प्रतिरोध में परिवर्तन 21/100 R बटे प्रारंभिक प्रतिरोध गुणे 100। प्रतिरोध में कुल परिवर्तन कितना होगा, तो प्रतिरोध में परिवर्तन बटे प्रारंभिक प्रतिरोध गुणे 100। और यहाँ पे इस R से R कटेगा, इस 100 से ये 100 कट जाएगा और आ जाएगा आपका 21%। अर्थात किसी भी तार को खींच कर यदि उसकी लंबाई में 10% की वृद्धि की जाती है तो उसका प्रतिरोध जो फाइनली कितना 21% जो है बढ़ जाता है। तो इस तरह से ये प्रतिशत वृद्धि में था, जिसको कि हम लोग यहाँ पे निकालें। इसी तरह से प्रश्नों में लंबाई को 2 गुना 3 गुना बढ़ाने पर या इस तरह के और भी प्रश्न ऑप्शन बनते हैं, उन प्रश्नों को आप लोग ऐसे ही करेंगे। आगे अगर और भी प्रश्न इसमें आपको जानना है तो निश्चित है जो प्रश्न आपको नहीं समझ में आता है उसको पूछिए, भेजिए। और अगले कुछ दिनों तक केवल न्यूमेरिकल्स होंगे, पार्ट बाई पार्ट ऐसे न्यूमेरिकल्स आपको बताए जाएंगे, कुछ सेलेक्टेड। और जो भी आपको न्यूमेरिकल्स नहीं आते हैं उसको आप पूछते रहिए। ओके।